डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक वाइज एनालिसिस एंड रिवीजन सीरीज। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जो 12th का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, इसका मेन मोटिव ये है कि आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आए, कि एनटीए का ट्रेंड क्या है वो समझ में आए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाए, और साथ में जो है जो एनालिसिस के साथ रिवीजन जो बोल रहे हैं हम, तो रिवीजन जो है ना थोड़ा कुछ अलग तरह का कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके ऊपर हमारा ज्यादा इम्फेसिस है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक से इस तरह के ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन बन सकता है या इस तरह का बन सकता है, ये अगर आपको क्लियर हो जाए तो आपको जो है ना जो प्रैक्टिस करनी रहेगी क्वेश्चन की, उसमें कमी आप कर सकते हैं और कम क्वेश्चन में आप जो है ना ज्यादा परफेक्ट बन सकते हैं। तो ये आपको क्लियर आइडिया होना इस जो टॉपिक वाइज एनालिसिस का या रिवीजन का जो एम है वो यही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। तो पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स वो क्या है, फिर उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछा है। तो हम जो है पिछले 10 साल का एनालिसिस कर रहे हैं, 2015 से लेके 2024 तक, और उसी के साथ में हम जैसे 2020 से 24 तक ये 5 ईयर को भी हम वहां पे साथ में ही एनालिसिस करते चल रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में मेन टॉपिक्स कौन से हैं। सो देखिए, सबसे पहले जैसा जो टॉपिक है कि भाई इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद जो है ना जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि जो है उसके बाद हम जो है उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे करंट फ्लो होता है। तो ये कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं एट द स्टार्ट, वो जो है नेक्स्ट टॉपिक में है। तो उनमें जो है ये छोटे छोटे टॉपिक को हमने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। देखिए, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, उनके रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट के साथ है, फिर जो है करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स है। इन सारे टर्म्स को जो है ना हम जो है एक मेजर टॉपिक के जैसे एक टॉपिक रख लेंगे, उसके अंदर ये छोटे छोटे सब टॉपिक समझ लें, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद एक्चुअल शुरू होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में डिस्कशन आता है रेजिस्टेंस का। तो ओम्स लॉ, उसके लिमिटेशन और रेजिस्टेंस, ये मेजर टॉपिक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये भी एक मेजर टॉपिक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जैसे आप कह सकते हैं, या उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सेल से रिलेटेड जैसे कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कवर होगा वो। किरचॉफ लॉज है, केवीएल केसीएल, दो लॉज उसके, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, केसीएल एंड केवीएल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कितना पावर कंज्यूम करते हैं या कितनी एनर्जी जो है वो डिसिपेट करते हैं, वो जो है हमको इस टॉपिक में देखना है। और फाइनली जो टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसी का जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। तो ये सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर में। अब देखिए, इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस बने हैं वो हम देखते हैं, और जो पूछा गया है एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एनालिसिस में देखिए जो पहला टॉपिक था कि भाई ये जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक पे जो है ना पिछले 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हाँ, उससे पहले के पीवाईक्यू डेफिनेटली मिलेंगे आपको, उससे पहले जो पीवाईक्यू है वो मिलेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर जो एकदम बेसिक पहले ही पेज पे आप जो पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेसिक डेफिनेशन है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पिछले जो है ना मतलब 10 सालों में 2015 से लेके 2024 तक नहीं पूछा है। अब देखिए, उसके बाद जो है ये जो मैंने बोला था कि छोटे छोटे टॉपिक है, उस सबको हम एक साथ लिख दिए। तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट के साथ उनका रिलेशन, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सबको मिलाए तो इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछा है। बहुत कॉन्सेप्टिव छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या मोबिलिटी फाइंड करने के लिए भी डायरेक्ट
ओके, क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली पूछा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये जो क्वेश्चन है, मणिपुर का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो 2 क्वेश्चन उसी पेपर में थे। उसके बाद 2022 में भी पूछा, 2021 में पूछा, 2020 में भी पूछा है। तो इसका मतलब 2020 से कंटिन्यू पूछा एक्सेप्ट 2024, ओके। क्योंकि और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ चुके थे जो है 2023 का जो पेपर था मणिपुर का, ओके। और 2015 में भी एक क्वेश्चन है, ओके। सो 2020 से पहले एक ही क्वेश्चन है, और 2020 से जो है 2023 तक 5 क्वेश्चन पूछा है, ओके। सो टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में, ओके। पिछले 10 सालों में, ओके, इसी टॉपिक के ऊपर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। अब देखिए ये जो 2015 में ब्रैकेट में लिखा है, ये कंडक्टिविटी से रिलेटेड पूछा था, ओके, रिलेशन पूछ लिया था, ओके। सो कंडक्टिविटी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अलग से मैंने खास तौर से लिखा कि वो ब्रैकेट में कि आपको याद रहे, ठीक है। चलो, सो एनीवे आप इन सारे टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन बोले तो अच्छा खासा वेटेज इसको दिया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। 3 जो है क्वेश्चन इस पे पूछे हुए हैं। सिंपल इसमें क्या है, आपको तो ओम्स लॉ उसकी लिमिटेशन देख लेना है, उसके बाद रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन होता है ओम्स लॉ से ही, और इसी तरह से जो जैसे इससे रिलेटेड जो ग्राफ वगैरह बनते हैं, डिपेंडेंसी आती है, बस वो देख लेना है, या जो स्ट्रेचिंग वगैरह से रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ती है, क्या इफेक्ट होता है, वो आपको जो है ना इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको अलग से रखा है देखिए टॉपिक को, ये भी टॉपिक जो है ना, ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 2020 में 2 क्वेश्चन है, 22 में है, और 2023 में भी है। सो 2023 का जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर है। बाकी सिंपली इफेक्ट पूछा है, टेम्परेचर पढ़ाए तो जो है मेटल का जो है रेजिस्टेंस क्या होगी, सॉरी कंडक्टर्स की, मेटल बोले तो कंडक्टर्स की, या सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन, ओके। 2-3 क्वेश्चन उसी तरह के, सिमिलर टाइप के, ओके। या ग्राफ वगैरह को पूछेगा कि रेजिस्टिविटी का ग्राफ बताइए, ओके, टेम्परेचर के साथ जो है कंडक्टर का, तो कंडक्टर में एक ही एग्जांपल दिया है, कॉपर का ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन जो है इस पे बन सकते हैं, तो इस पे 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप देख लें, ओके। पहला जो इंट्रोडक्शन वाला जो पॉइंट था उसको छोड़ के यहाँ पे जो टॉपिक है सभी पे क्वेश्चन पूछा है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक्स है उस पे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर ये जो है ना कंसेप्ट क्लियर करने वाला टॉपिक है, आपको आगे जो कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें इसका रोल रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसमें ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है या ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसका रोल होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन थे, ओके, डायरेक्टली जो है, अब ये सब इनडायरेक्टली सब जगह आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली जो है वही कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब बोलकर ही जो पूछा है उसको मैंने बताया है यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, ओके, एक ही साल। अभी जो करंट का एग्जाम है उसी में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2024 के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक जो है 2021 का है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन जो है इस ग्रुपिंग पर है। अब देखिए जैसे टॉपिक मैंने बोला काफी बड़ा है, पॉसिबिलिटीज बहुत है, तो वो हर जगह पे इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए हमने बताया 3 क्वेश्चन है। अब उसके बाद है सेल और उसके जो कॉम्बिनेशन है, ओके, सेल से रिलेटेड उसका ईएमएफ पता करने के लिए पूछ सकता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पूछ सकता है, इसी तरह से जो है उसकी कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ओके। तो ये जो है ना आपको इससे रिलेटेड देखो लगभग जो है आपको 3 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, ये 2013 को काउंट नहीं करते, सो दिस इज वी आर हैविंग 4 क्वेश्चंस, ओके। सो 4 क्वेश्चन जो है आपको सेल और उसकी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो है पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ यूजिंग क्वेश्चन। अब देखो सिंपल एक सर्किट दिया हुआ रहता है, उसमें जो है 2-4 रेजिस्टर्स या 2-3 रेजिस्टेंस रहेंगे,
तो आप क्या करते हो, ज्यादातर एक सिंगल सेल दे देता है, तो वो केस में क्या करते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और उससे जो है उस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट या जो कुछ पूछा है वो पता करते हैं। तो इसको भी हमने एक कैटेगरी की जैसा रखा है, टॉपिक तो नहीं बनता लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से टॉपिक जैसे बना दिया है। इसके साथ में करंट और वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये भी डायरेक्टली आपको जो है ना टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मैंने जो है इसको एक अलग से टॉपिक बना दिया है, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यूज करके जो है अभी सर्किट में एमीटर दे दिया, अब पूछता है कि बताओ एमीटर की रीडिंग क्या होगी, या एक सर्किट है उसमें एमीटर वोल्ट मीटर दे दे रहा है, अब उनकी रीडिंग पूछ लेता है, या कहीं पे 2-3 वोल्ट मीटर दे देता है और उनकी रीडिंग बताओ बोलता है। तो यहाँ पे जो है ना यही कंसेप्ट यूज होता है, क्योंकि सर्किट सिंपल रहेगा, 2-3 रेजिस्टर रहेंगे और एक ही सोर्स रहेगा, तो वो केस में आप जो है ना यही कंसेप्ट, ओके, क्योंकि करंट ओम्स लॉ से आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट रहेगी, वी डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट करंट आ जाएगा, ठीक है। या किसी एक रेजिस्टर का वोल्टेज पूछेगा तो आई इंटू आर कर लेंगे आप। तो इस तरह से ये जो हमने नाम दिया हुआ है इस टॉपिक को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ओके, इसको यूज करते हुए जो क्वेश्चन है, और करंट और वोल्टेज डिवाइडर, तो करंट डिवाइडर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, ओके, नाम से नहीं आएगा आपको, ओके, आपको पूछा कि भाई करंट बताओ, तो वहां पे करंट डिवाइडर रूल बहुत आसानी से जो है ना वो लगाएंगे तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा, ये 2021 का क्वेश्चन जो है ना करंट डिवाइडर के से रिलेटेड है ये वाला, और उसके बाद जो है ना ये 2015, 2019, 2021 में 2 क्वेश्चन हो गए हैं इस इन टॉपिक से रिलेटेड, तो 4 क्वेश्चन है। अब उसके बाद के ये जो मैंने बताए हैं, ओके, ये 2015 कैंसिल हुआ है इसलिए काउंट नहीं किया है, 2013 का जो है ये 15 के पहले के हो जा रहे इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर रहे, लेकिन 2000 का पेपर नीट के नाम से हुआ था इसलिए वो क्वेश्चन को हमने मतलब इंडिकेट कर लिया कि 2013 में भी पूछा था। अब देखिए, अब ये जो है ना 4 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया है, उसके बाद किरचॉफ लॉ, देखो किरचॉफ लॉ जो है ना इसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है, तो अगर आप सही तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब उस लेवल तक जाके पढ़ेंगे, एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो उसके ऊपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस को अगर सही तरीके से करेंगे, ओके, आपको लेंथी क्वेश्चन पे जाना नहीं है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा है बस उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करके आप अगर पढ़ेंगे, तो देखो इसके ऊपर जो है ना 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बहुत ज्यादा जैसा जो है टॉपिक बड़ा, केवीएल केसीएल दोनों समझना है, दोनों के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, ओके, तो 2 ही क्वेश्चन पूछा, एक बार 2023 और एक बार 2016। हाँ, उससे पहले के आपको जो है ना पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ओके, इससे रिलेटेड। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ओके, सो पावर एनर्जी ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में एक छोटा सा टॉपिक आता है फ्यूज। तो अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये 2019 में जो है ना ये फ्यूज से रिलेटेड पूछा था, अब बचे हुए देखो 2022 2019 में डबल है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2016 फेज 1 फेज 2, 2016 के दोनों भी पेपर में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इसको हमने छोड़ दिया, 2013 का है हमने छोड़ दिया, तो 5 क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी से रिलेटेड है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज इन पे जो है टोटल जो है आपको 3 क्वेश्चन है, सॉरी यार रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, ओके, सो 1 2 3 क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछा है। तो यहाँ पे जो 2019 ये वाला जो क्वेश्चन है, ओके, इनमें से एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, इनमें से एक जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, चलिए आप देखेंगे, ओके, सो देखिए इस जो क्वेश्चंस कितने पूछा है हम वो भी देख लेते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स थे इसमें देखिए क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ओके, सो ये 3 3 6 प्लस 4, ओके, 10 10 प्लस 7, ओके, दैट इज 17, और ये 6, ओके, सो सॉरी इट इज नॉट 6 इट इज 3, तो कितना हो जा रहा है ये, ओके, 21 हो जा रहे हैं, ओके, 6 4, ओके, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 7, ओके, 17, ओके, 17 एंड 3 20, सॉरी 20 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, ओके, चलो ये 20 हो गए। अच्छा पहले वाले जो टॉपिक्स थे उस पर भी देख लेते हैं हम, तो देखिए इन टॉपिक पर देख लीजिए,
तो 6 प्लस 3 ओके 9, 9 प्लस 4 13, तो ये जो है 13, तो यहाँ पे आपको लगभग 33 कितने हो जा रहे क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखिए एक ही चैप्टर के ऊपर। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितने आए हैं, 33 क्वेश्चंस है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये जो है ना कितना ज्यादा है, मतलब ये सोच ले कि 3.5 ओके, मोर देन 3 ओके, हर साल जो है ना मतलब एवरेज 3 से ज्यादा का आ रहा है, तो मिनिमम कंसीडर कर ले 3, तो हर साल 3 क्वेश्चन जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पूछा है, ये समझ के चले। तो आप ये सोच ले कभी 3 कभी 4 कभी 3 कभी 4 ऐसा एवरेजिंग चल रही है, तो आप इससे सोच ले कि भाई ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ना इसकी सही तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि इसके जो क्वेश्चंस हमारे मिस ना हो। 3 क्वेश्चंस ओके, 12 मार्क्स एक ही चैप्टर दे रहा है, एक ही चैप्टर दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये जो एनालिसिस था वो आपको एक क्लैरिटी दे रहा होगा कि भाई कौन से टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा जो है प्रैक्टिस करना है, ओके, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कैसे जो है कितने ज्यादा पूछा कितने कम पूछा है, ओके। अब देखिए इस चैप्टर को अगर आप देखें तो मेनली सिर्फ ये एक पहला टॉपिक अगर छोड़ दे आप, तो हर टॉपिक के ऊपर आपको जो है ना क्वेश्चन मिलेंगे, देख लीजिए हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे जो है ना आपको हर टॉपिक करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि किस लेवल या किस डेप्थ के क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, आपको एनालिसिस वगैरह ये सारा क्लियर हो गया होगा, ओके। सो हम जो है यही जो है इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आगे जो है इसका जो एनालिसिस है हम वो एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस में देखिए जैसे टॉपिक हम लेते हैं, ओके, टॉपिक पे आते हैं, तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद जो है जैसे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो बेसिक पॉइंट्स है, चलो पहले इलेक्ट्रिक करंट पे क्या जो है पॉसिबिलिटी बन सकती है हम वो देख लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको समझे। हम मेनली या एनालिसिस जो कर रहे हैं ना वो टॉपिक को रिवाइज तो करना है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, हम ये कोशिश ज्यादा कर रहे हैं कि वो टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, ओके, उस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपको जो है ना पता है भी क्या होता है, ये सारी चीजें, ओके। यहाँ पे हम ये समझेंगे क्वेश्चन क्या बनता है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज होता है, उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, okay, this current I is equal to okay delta q by delta t, okay, delta q by delta t। तो ये जो है दिस इज एवरेज करंट, ये क्या है, एवरेज करंट। अच्छा अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, चलो मैं यहाँ शॉर्ट लिखता हूँ, I इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, सो डी क्यू बाई डी टी लिखते हो। सो दिस इज वी आर हैविंग इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है। चलो अब देखिए क्वेश्चन किस तरह बनता है, इन दोनों पर भी पूछता है, ओके। पहले हम जो है ना इन दो पे देखेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, फाइंड द एवरेज करंट भी बोल सकता है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकता है। अब एवरेज करंट बोलेगा तो आपको एक टाइम स्पैन देगा फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज पता कर लोगे, चलो इसको मैं कैपिटल Q लिख दिया, चलो रहने दे, चलो यहाँ पे ये डेल्टा Q, ठीक है। तो Q इज इक्वल t इज इक्वल टू 0 पे Q पता कर लोगे, फिर t इज इक्वल टू 4 पे पता कर लोगे, तो उसका चेंज आप यहाँ लिख दोगे, व्हाट इज द चेंज इन चार्ज, और चेंज इन टाइम कितना हो रहा है 0 से 4, तो 4 आ जाएगा। सो आप इस तरह से एवरेज पता कर लोगे। इसी तरह इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो वो बोलेगा कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप t का वैल्यू 2, पहले आप क्या कर लो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो और t की वैल्यू को 2 रख लो, तो आपको ये इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, ये जो I इंस्टेंटेनियस है, जनरली इसको क्या करते हैं हम छोटा स्मॉल लेटर से बताते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, खैर अब यहाँ पे जो है ऐसा भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूं मैं,
तो ये जो है ना Q इज इक्वल टू आपको ऐसा मिलेगा इंटीग्रल I dt। ये चार्ज का फॉर्मूला इसी से आइए इक्वेशन से लिखा हमने। ये dt को इधर भेज दिया, ओके, ये dq को इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, dq से q आ गया, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अब सेम इसी तरह की इक्वेशन आप करंट के लिए दे सकता है, I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, ऐसे सपोज कुछ दे दिया। अब पूछा कि बताओ करंट कितना है, ओके, सॉरी बताओ चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो रहा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड में। तो आप वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 वो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो और ये I की जगह पे ये t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 लिख दो, इंटीग्रेट कर दो, ओके, इंटीग्रेट करके लिमिट वगैरह जो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। क्लियर है सबको? तो आपको करंट इस तरह से पूछ सकता है, चार्ज के लिए इस तरह से आ सकता है। एक और क्वेश्चन बनता है ग्राफ का। अब देखिए यहाँ पे ये हमने बना दिया ये QT, दिस इज QT ग्राफ। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये जो है ना इसका सबसे सिंपल फॉर्म अगर लिखेंगे तो आप ऐसा भी पढ़े I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो यहाँ पे ये जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब देखो ये जो ग्राफ इस तरह का आया है, तो ग्राफ से रिलेटेड दो बातें हमेशा हम जो है डिस्कस करते हैं, एक होती है स्लोप, दूसरा होता है एरिया। तो ये जो स्लोप होती है वो ये जो y एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइड बाय x एक्सिस वाली क्वांटिटी, ठीक है, ये कहते हैं हम, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ओके, ये जो q बाई टी है, ओके, सो q बाई टी, सो दिस इज नथिंग बट द करंट, और वो यहाँ पे स्लोप से आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, स्लोप ऑफ QT ग्राफ इज करंट, ओके, इज करंट। तो आपको यहाँ पे ये जो भी एंगल देगा, सपोज ये थीटा, tan थीटा करके आप करंट बता सकते हैं, ओके, tan थीटा करके आप करंट बता सकते हैं। या यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि इसको करंट I1 बोल दिया, इसको करंट I2 बोल दिया, बोलेगा कि कौन सा करंट ज्यादा है, ये θ1 ये θ2, विच इज ग्रेटर, I2 और I1 कौन सा ग्रेटर है, तो Q बाई टी, ओके, ये करंट होता है। तो QT ग्राफ की स्लोप करंट है, जिस केस में स्लोप ज्यादा वो केस में करंट ज्यादा। तो इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने पॉसिबिलिटी बता दिया पहले टॉपिक के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए ये जो दूसरे छोटे छोटे चीजें हैं हम उसको भी जो है ये कंक्लूड कर लेते हैं इसी में, ठीक है। चलो यार आप कर देते हैं, चलो पॉज करके आप कॉपी कर लो। चलिए अब देखिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ओके, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हमने डाल रखे हैं। अब देखिए जो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कंडक्टर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल रैंडमली मूव करते हैं, ओके, बिल्कुल रैंडमली। तो अभी जो रैंडम मोशन है, ओके, तो इसमें जो है उनकी जो स्पीड होती है जिसको हम थर्मल स्पीड कहते हैं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जब आप रेगुलर क्लास करते हैं तो सारी चीजें डिस्कस होती है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, तो ये उसकी थर्मल स्पीड होगी। लेकिन बात यहाँ पे कर रहे हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब देखिए थर्मल स्पीड के साथ में कुछ और चीजें भी है, जब इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलिजन होगा। तो एक कोलिजन होने के बाद जब दूसरा कोलिजन होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको हम फ्री पाथ कहते हैं। और ऐसे कई सारे फ्री पाथ का एवरेज लेके हम बोलते हैं कि मीन फ्री पाथ होता है। और ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो है ना ये इसी से रिलेटेड है। तो अब देखिए जो पुराने जो एग्जाम्स थे, ओके, ओल्ड पीवाईक्यू में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन रिसेंट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं है। सो अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे टॉपिक लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ऐसे बहुत रैंडमली घूमता है, किधर भी घूमता है ऐसे, तो इसकी नेट मोशन जीरो हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई मोशन ही जीरो हो गई, तो चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा, तो करंट भी जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कोई भी जैसे कंडक्टर है, ओके, मेटल प्लेट हम बैठे तो हमको करंट नहीं, मतलब शॉक नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी नेट मोशन इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाती है। अगर आप वहां वोल्टेज लगाए, ओके, अगर हमने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे दिया है तो वोल्टेज इसको एक डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, मतलब ये ऐसा तो रैंडमली घूमेगा, ओके, ऐसे घूमते 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 ना आप थोड़े टाइम के बाद अगर देखेंगे
ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे सपोज यहाँ पहुंच गया, यहाँ से स्टार्ट करा था, अब यहाँ पहुंच गया, इतना डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा किया है। तो ये किस वजह से, उन्हें किधर भी गया, इधर उधर जैसे ही जा रहा है तो वोल्टेज उसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर ही जाना है। ओके, तो ये जो एक्चुअली जो करंट है, ओके, वो जब चार्जेस, ओके, वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में एक डायरेक्शन में जब फ्लो होते हैं तो हम उसको जो है ना करंट बोलते हैं। खाली ऐसा रैंडमली मूव कर रहा तो करंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ऐसा आगे बढ़ने की जो वेलोसिटी होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और ये बहुत ही कम होती है, 0.1 मिलीमीटर ओके पर सेकंड, रूम टेम्परेचर के हिसाब से अप्रोक्सीमेट बताया जाता है। इन जनरल बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड, ओके, सॉरी जो है पहले मिली सेकंड बोल दिया शायद में, मिलीमीटर, ओके, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड, ये जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब इसका रिलेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ रिलेट बोल रहा है, तो I इज इक्वल टू एन ई ए, ये वीडी, ये जो है करंट का फॉर्मूला, ओके, ये करंट का और वीडी का रिलेशन, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखिए एक और बात है कि नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, दिस इज वीडी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से जो है ना कई सारे जो है ना फॉर्मूले बनते हैं, ये सारी चीजें आएगी, ओके, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू ओके I बाई ए लिखते हैं, करंट डेंसिटी, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करंट डेंसिटी को इस फॉर्मूले से लिख लूं, अच्छा यहाँ पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD है, और अगर हमने ये जो है करंट डेंसिटी लिख दिया यहाँ पे I बाई ए, तो ये NEVD हो जाता है, ठीक है, करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, NEVD हो जाती है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। इसका एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं J इंटू ए, लेकिन करंट डेंसिटी और एरिया दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट विल बी इक्वल टू J बार डॉट ए बार। तो आपको जो है ना इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके, जैसे हम फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं E बार डॉट ए बार, बस वैसे ही समझ लें, सेम उसी तरह का क्वेश्चन। तो अब देखो ये जो है ना कई सारी चीजें देख लिया, अब हम यहाँ रिलेट करते हैं कि भाई ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया में क्या जो है रिलेशन है, किस तरह की प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो यहां से देखिए आप, इसको मैं रब कर देता हूं इधर का, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो अगर करंट कांस्टेंट है, ओके, करंट कांस्टेंट है, चलो मैं यहां से बताता हूं कि करंट डेंसिटी से पहले बताता हूं। देखो इस तरह का आपने जो है ना क्वेश्चन, एक PYQ ऐसा आया हुआ है, ओके, इस तरह से, इधर एरिया कम है, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। अब इसमें से ये करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से उतने ही जो है एग्जिट होंगे, सो करंट की क्वांटिटी, करंट तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे करंट तो सेम रहने वाला कांस्टेंट, लेकिन ये प्रोडक्ट दो चीजों का है, ओके। तो यहाँ पे तो एरिया कम हो रहा है, तो एरिया कम होगा तो इसको बढ़ना चाहिए ताकि करंट कांस्टेंट रहे। तो यहाँ क्या होता है, अगर हम देखें तो ये करंट डेंसिटी और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे अगर एरिया डिक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो करंट डेंसिटी कम होगी, बट करंट विल बी कांस्टेंट। इसी तरह से ये रिलेशन से अगर हम देखेंगे, इस रिलेशन को यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये NE को उधर लेकर चले जाओ, NEA को, सो VD इज इक्वल टू NEI अपॉन NEA। अब ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ओके, VD भी क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब क्या कि भाई जहां पे एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे एरिया ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। क्यों ऐसा, तो भाई यहाँ पे एरिया कम है तो इसको ऐसा रैंडम मोशन करने को ज्यादा नहीं मिलेगा, मटेरियल ही नहीं रहेगा, तो उसको जो है ना यहाँ पे ज्यादा मतलब आगे पुशअप ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, उसको ऐसे ऊपर नीचे होने, जहां एरिया ज्यादा है तो उसको रैंडम मोशन करने के लिए ज्यादा जो है स्पेस मिल जाएगा, ज्यादा एरिया मिलेगा, तो इसलिए वहां पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, समझे आप, ओके, ये सारे पॉइंट आपको बस ये याद रखने हैं, ये आपने याद रख लिए तो आपको क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे मैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे आता हूँ।
चलिए अब देखिए एक रिलेशन फिर मैं करंट डेंसिटी से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूं। ओके चलो ये रब कर दो, ये पॉज करके। चलिए हम 5 मिनट्स में जो है ना ये वाले टॉपिक को निपटा देंगे, ठीक है। चलो चलिए सो अब देखिए यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ये भी डिस्कस करना है। ओके अब यहाँ पे ये J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ओके J इज इक्वल टू सिग्मा ई एक और रिलेशन, ओके जिसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये जो कंडक्टिविटी है, ओके ये जो कंडक्टिविटी है, ओके दिस सिग्मा इज गिवन बाय एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ओके क्या होती है वो? एन ई स्क्वायर ओके टाउ अपॉन एम। ओके ये जो है फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद जो है ये क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं सॉरी रेजिस्टिविटी। अब देखिए सॉरी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टिविटी लिखूं सो दिस विल बी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, तो ये एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ओके ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये सिग्मा, ओके अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको ओम्स लॉ ही रहेगा। यस ओके चलिए तो ये जो है ना ये जो फॉर्मूला है इसी से ओम्स लॉ आएगा। ओके इसी से ओम्स लॉ आएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसका मतलब क्या है? अगर ये कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ओके रो जो है ना टाउ पे डिपेंड कर रही है। ओके तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अगर टाउ जो है कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, या टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ओके अब देखिए क्या है ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि भाई दो कोलिजन के बीच का टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, ओके तो अब ये जो मोशन कर रहा है किसकी वजह से आ रही? ये थर्मल स्पीड ज्यादा होने की वजह से। तो अब थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो, ये टेम्परेचर के बढ़ाने से ओके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, वहां तक हम पहुंचेंगे। ओके सो ये जो है ना ये टॉपिक है इसको मतलब नेक्स्ट वाले जो इसके बाद वाला एक टॉपिक रखा है डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सारे टर्म है इसलिए मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ आपको। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी। ओके थर्मल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मतलब स्पीड बढ़ रही है। ओके स्पीड बढ़ रही है। अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो मतलब वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा तो फिर बार बार टकराएगा। ओके बार बार क्या होगा? वो टकराएगा मतलब जल्दी जल्दी टकराएगा। जल्दी जल्दी टकराएगा मतलब टाउ कम हो जाएगा। ओके टाउ कम हो जाएगा। टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट वाले क्लास में वो भी क्लियर, नेक्स्ट वाले पार्ट में जो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट के टेम्परेचर के बढ़ने से ओके टेम्परेचर के बढ़ने से ये टेम्परेचर के बढ़ने से हम जो है ना इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई टाउ कम हो जाता है। टाउ कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे इस फॉर्मूले से देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे इसको सिग्मा ये जो ये फॉर्मूला यूज करके किस तरह ओम्स लॉ आता है और वहां से जो है फिर आगे बढ़ेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन। ओके आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ओके लेक्चर की लेंथ थोड़ा सा मैं कम कर दिया हूँ। ओके बहुत लेंदी होने के बजाय हम जो है ना इसके बाद के टॉपिक को बचे हुए जो टॉपिक उसको 2 या 3 पार्ट ओके 2 पार्ट में ओके एक के बजाय और 2 पार्ट ले लेंगे छोटे छोटे और उसमें ये वाला सारा जो है कंप्लीट कर लेंगे। ओके थैंक यू।